डियर स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 16 का जो लास्ट और जो फोर्थ पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम जो स्मॉल स्मॉल से टॉपिक्स हैं वो देखेंगे, जैसे नॉइज पोल्यूशन है। और एनसीईआरटी में नॉइज पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन के साथ ही दे रखा है, हमने थोड़ा सा सेपरेट से डिस्कस करेंगे इसको। और उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, डिफोरेस्टेशन एंड जो जूम कल्टीवेशन है। और डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए जो बिश्नोई कम्युनिटी का क्या योगदान रहा है इतिहास में वो देखेंगे। और चिपको आंदोलन क्या था, जो चिपको मूवमेंट है, वो भी हम इसी पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नॉइज पोल्यूशन एंड कंट्रोल से। नॉइज, undesired high level of sound causing psychological and physiological disorders in the humans। मतलब हाई लेवल ऑफ साउंड होता है जो अनडिजायर्ड होती है, मतलब अनैच्छिक जो साउंड की जब लेवल हाई हो जाता है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से कुछ मनोवैज्ञानिक और जो शारीरिक जो रोग हैं ह्यूमंस में, उनका कारण बनता है नॉइज। इल इफेक्ट ऑफ नॉइज, नॉइज के बुरे प्रभाव क्या होते हैं? एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 डेसिबल और मोर जनरेटेड बाय द टेक ऑफ ए जेट प्लेन और रॉकेट में डैमेज ईयर ड्रम्स। तो यदि ज़्यादा हाई लेवल है साउंड का, जैसे जो साउंड को हम डेसिबल में मापते हैं, तो 150 डेसिबल या फिर इससे ज़्यादा जो आवाज़ है वो जब ये जेट प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, ये टेक ऑफ करते हैं, ये उड़ान भरते हैं, या फिर रॉकेट है, रॉकेट भी जब उड़ान भरता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे ईयर ड्रम्स को भी, मतलब जो कान के पर्दे हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। इवन क्रोनिक एक्सपोजर टू रिलेटिवली लोअर नॉइज लेवल परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस। थोड़े टाइम के लिए नहीं, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे टाइम तक। यदि लोअर नॉइज लेवल, यदि नॉइज लेवल कम है लेकिन वो लंबे टाइम तक हम उसको लगातार उसके कांटेक्ट में रह रहे हैं, तो परमानेंटली डैमेज कर सकता है जो हियरिंग एबिलिटी है, जो सुन सकती है, श्रवण शक्ति जिसको बोलते हैं, सुनने की शक्ति ह्यूमंस की बिल्कुल डैमेज हो सकती है, कम लेवल ऑफ साउंड भी यदि लंबे टाइम तक सुना जाए। तो और क्या क्या जो बीमारियां वो फैला सकता है? स्लीपलेसनेस, मतलब नींद नहीं आएगी। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाएगी। अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, जो सांस लेने का जो पैटर्न है, जो एक लय है, वो चेंज हो जाती है। स्ट्रेसिंग का मतलब तनाव रहता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं नॉइज पोल्यूशन के? यूज ऑफ साउंड एडजॉर्बेंट मटेरियल्स और बाय मफलिंग नॉइज। तो जो साउंड एडजॉर्बेंट का मतलब होता है जो आवाज को अवशोषित करने वाले मटेरियल है उनका यूज करना चाहिए। और बाय मफलिंग नॉइज, मफलिंग नॉइज का मतलब है जो नॉइज है उसको कम किया जाना चाहिए। डिलिमिटेशंस ऑफ हॉर्न बीज जोन्स, हॉर्न फ्री जोन्स अराउंड द हॉस्पिटल एंड द स्कूल्स। तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि हमको जो निर्धारित कर देने चाहिए ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, हॉर्न फ्री जोन, जैसे कि जो स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, उनके बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए। परमिजेबल साउंड लेवल्स फॉर क्रैकर्स और साउंड लाउड स्पीकर्स, जो लाउड स्पीकर होते हैं और जो क्रैकर्स पटाखे होते हैं, तो उनका भी एक जो साउंड लेवल है उनको निर्धारित किया जाना चाहिए। टाइमिंग आफ्टर विच लाउड स्पीकर कैन नॉट बी प्लेड, और एक टाइमिंग भी सेट की जानी चाहिए कि जिसके बाद जो लाउड स्पीकर हैं उनको बजाया नहीं जाना चाहिए। जो नॉइज पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए नॉइज बैरियर यूज कर सकते हैं, जो नॉइज को किसी भी स्पेसिफिक एरिया में ना आने दे। ब्रेक ब्लॉक्स फॉर ट्रेन्स, ट्रेन्स के लिए ब्रेक ब्लॉक्स होते हैं जो कि ब्रेक वगैरह लगाने के लिए, स्पीड कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। बिल्डिंग इंसुलेशन, मतलब बिल्डिंग इंसुलेशन में कुछ जो मटेरियल है इस टाइप का यूज किया जाना चाहिए जो कि साउंड को उसमें से पास ना होने दे। साउंड स्केप का क्या मतलब क्या होता है? जो बैकग्राउंड वगैरह नॉइज होता है उसको रिमूव करना, उसको बोलते हैं साउंडस्केप। चेंजिंग ड्राइविंग स्टाइल, जो ड्राइविंग स्टाइल है व्हीकल हम चलाते हैं तो उनके स्टाइल में चेंज करके भी, चलाने के स्टाइल में चेंज करके भी नॉइज पोल्यूशन को रोका जा सकता है। बिल्डिंग डिजाइन, जो बिल्डिंग का डिजाइन होता है वो भी चेंज किया जा सकता है। लैंड यूज प्लानिंग एंड डिजाइन, तो लैंड यूज है जो भी हम भूमि का उपयोग करते हैं, तो उसकी जो प्लानिंग है उसकी एक अच्छे ढंग से प्लानिंग कर सकते हैं, और डिजाइन है वो बदलाव करके हम नॉइज पोल्यूशन को रोक सकते हैं। क्वाइट रोड सरफेस का मतलब है बिल्कुल शांत रोड की सरफेस बना जा सकती हैं, जैसे व्हीकल्स वगैरह चलें तो ज़्यादा आवाज़ ना करें। इलेक्ट्रिक कार क्या करती हैं, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं करती, तो वो यूज की जा सकती हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो सिटीज होती हैं उनके अंदर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट को कंट्रोल करके भी, मतलब उसको ट्रैफिक को जो आवाजाही होती है व्हीकल्स की, उनको सही ढंग से प्रबंधन करके भी नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस क्या होता है?
looks like a small glass house and is used for growing plants especially during winter। तो ये क्या होता है, एक ग्लास हाउस मतलब कांच का एक छोटा सा जैसे एक घर जैसा होता है, जो कि विंटर के अंदर, जो सर्दियों के अंदर प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। इन ए ग्रीन ग्लास पैनल लेट्स लाइट इन बट डज नॉट अलो हीट टू एस्केप। तो ग्रीन हाउस के अंदर जो पैनल यूज किए जाते हैं, जो ग्लास के जो दीवारें यूज की जाती हैं, तो वो लाइट को तो अंदर आने दे देती हैं लेकिन हीट को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस वार्म अप, जिसकी वजह से जो वो ग्रीन हाउस पोर्शन है, जो इंटीरियर है ग्रीन हाउस की अंदर वाला भाग है, वो गर्म होता रहता है। वेरी मच लाइक इनसाइड ए कार पार्कड इन ए सन फॉर ए फ्यू आवर्स। जैसे एक कार है, यदि वो सूरज में, धूप में कई देर तक खड़ी है तो वो गर्म हो जाती है, इसी तरीके से ग्रीन हाउस भी वार्म अप होता रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? नेचुरली अकरिंग फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड एटमोस्फियर। तो एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है और जो एटमोस्फियर है वो गर्म होता रहता है। जैसे जो एनवायरनमेंट है वो ग्लास का काम करता है, जो कि लाइट को अंदर जाने देता है और बहुत सारे लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, रिफ्लेक्ट भी कर देता है, मतलब बाहर नहीं जाने देता ये एटमोस्फियर। Cause average temperature 50 डिग्री सेल्सियस at the surface of the earth instead of -80 डिग्री सेल्सियस। तो जो अर्थ का एटमोस्फियर है, जो टेम्परेचर बना रहता है सरफेस के ऊपर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस, वो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से बना रहता है। और यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। मतलब बहुत कम टेम्परेचर है जहाँ पे सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। और ये एटमोस्फियर में ये गैसेज होती हैं, CO2 और मीथेन, यही लाइट होती है, जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो प्रोसेस होती है एनवायरनमेंट में वो कैसे होती है? क्लाउड एंड गैसेज रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब। जो क्लाउड और गैसेज एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, वो जो भी सोलर रेडिएशन धरती की तरफ आती है उसका 1/4 हिस्सा है जो वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं और उनको एब्जॉर्ब भी करते हैं। हाफ ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशंस फॉल ऑन द अर्थ सरफेस। जो आधी सोलर रेडिएशंस हैं, वैसे जो सारी रेडिएशंस वैसे तो शुरुआत में अर्थ की तरफ आ रही थी, लेकिन उनमें से जो चौथा हिस्सा है उसको तो रिफ्लेक्ट करते हैं और उतना ही एक चौथा हिस्सा है उसी को एब्जॉर्ब करते हैं। जो क्लाउड्स और गैसेज होते हैं। जबकि अभी जो आधी रेडिएशन से धरती की तरफ आती है वो अर्थ सरफेस पे टकराती है और अर्थ सरफेस को गर्म करती है। वही स्मॉल पोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक। जबकि जो थोड़ा सा पोर्शन है टकराने के बाद वो बाहर रिफ्लेक्ट किया जाता है अर्थ के द्वारा। अर्थ सरफेस री एमिट्स हीट इन फॉर्म ऑफ infrared radiation but does not escape into space as atmospheric gases absorb a major fraction of it। तो जो अर्थ सरफेस है वो हीट को री एमिट्स का मतलब है दोबारा से, मतलब जैसे कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, जैसे कॉन्सेप्ट +1 क्लास में आता है, जो 11th क्लास में केमिस्ट्री में, तो उसमें क्या है, जब भी कोई रेडिएशन किसी भी सरफेस के ऊपर गिरती है तो एक बार तो एब्जॉर्ब कर लेता है वो सरफेस, लेकिन बाद में उसको एमिट करता है। तो अर्थ सरफेस भी इसी तरीके से जो रेडिएशन, जो हीट है उसने एब्जॉर्ब की है उसको री एमिट करता है। किस फॉर्म में? इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में। और लेकिन ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में जो हीट बाहर निकलती है अर्थ सरफेस से, वो स्पेस में नहीं जाती है, क्योंकि वो वापस किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है? जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है उनके द्वारा। गैस molecule radiate heat energy and a major part of which again come to the earth surface cycle and is repeated many a times heating up it up again and again। तो जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, फिर जब वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे तो दोबारा फिर रेडिएशन छोड़ेंगे और वो मेजर पार्ट ऑफ विच, जिसका बहुत ज़्यादा जो भाग है वापस अर्थ की सरफेस आता है और जिसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो बार बार गर्म होता रहता है और जिससे जो टेम्परेचर है वो हाई चला जाता है। तो हम इसको पिक से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो सन से जो लाइट आती है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसका 1/4 तो जो क्लाउड्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और 1/4 इसका रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जबकि जो आधी रेडिएशन है वो धरती की सरफेस पे आके गिरती हैं और उसी से फिर क्या होता है, जो लाइट है वो हीटिंग इफेक्ट कोज करती हैं और उसके बाद कुछ रेडिएशन है वो एटमोस्फियरिक गैसेज हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और रे रेडिएटेड बैक टू द
सरफेस, और जो रेडिएशंस अर्थ से निकलती है इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में, तो वो क्लाउड्स या फिर जो एटमॉस्फेरिक एयर हैं वो वापस उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर रेडिएट करते हैं। एटमॉस्फेरिक गैसेज क्या करती हैं, वापस धरती की तरफ उसको भेजती हैं। तो ये साइकिल है वो चलता रहता है। और कुछ रेडिएटेड है वो स्पेस के अंदर भी चली जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो पोर्शन है वो अर्थ सरफेस के अंदर ही आता है। जो एटमॉस्फेरिक गैसेज जो भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, तो उसका ज़्यादातर पोर्शन अर्थ की तरफ रहेगा, बाकी थोड़ा बहुत पोर्शन बाहर की तरफ भी जाता है। तो इस तरीके से जो ये साइकिल है वो बार बार टर्न होता रहता है, चलता रहता है, और जिसकी वजह से जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई चला जाता है। मतलब एक -18 डिग्री सेल्सियस से लगभग 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। हीटिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैज टू लेड कंसिडरेबल लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो कि बार बार जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर अर्थ का वो बढ़ता चला जाता है, और यदि ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो जाती हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। कंसिक्वेंसेज, परिणाम क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग पास्ट सेंचुरी। पिछले जो 100 सालों में देखा गया है कि जो औसत टेम्परेचर है, औसत तापमान है धरती का, वो 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अब देखा जाए तो 100 सालों में 0.6 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा रोल इसने नहीं प्ले किया होगा, लेकिन इसी 0 डिग्री सेल्सियस की वजह से लीडिंग टू डिलीटेरियस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, जो वातावरण है उसके अंदर काफ़ी नुकसानदायक जो बदलाव देखने को मिले हैं। रिजल्टिंग इन ओड क्लाइमेटिक चेंजेस, जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, जैसे जो ज्वार टाइम बनते हैं गर्मी की वजह से, और जो जैसे अल नीनो इफेक्ट बोलते हैं, जिसमें साउथ और नॉर्थर्न साइड में जो हवाएं चलती हैं, तो वो किस वजह से, हीटिंग इफेक्ट की वजह से चलती हैं, तो उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है। इंक्रीजिंग मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स एंड लाइक हिमालय स्नो कैप्स, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ़ की चोटियाँ हैं तो वो पिघल रही हैं, और हिमालय स्नो कैप्स मतलब हिमालय के ऊपर जो जो बर्फ़ की चोटियाँ हैं वो भी पिघलती जा रही हैं, बर्फ़ की जो कवरिंग है, जिसकी वजह से जो पानी है वो समुद्रों में इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से जो समुद्रों का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, और जो कोस्टल एरियाज हैं उनके अंदर वो डूबने की कगार पे पहुंच जाते हैं, और बहुत छोटे मोटे जो टापू होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, वो तो समुद्रों में डूब ही जाते हैं। मेजर्स टू कंट्रोल, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कटिंग डाउन यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल, जो हम फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है, उसके यूज को बहुत ज़्यादा कम कर देना चाहिए। इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, जो भी हम एनर्जी यूजेज के लिए अलग अलग उपकरण यूज कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छे ढंग से काम करने चाहिए, वो ज़्यादा जो भी गैसेज हैं वो कम से कम छोड़ने एनवायरनमेंट में। रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन, जो वनों का कटाव हम कर रहे हैं तो वो कम कर देना चाहिए। प्लांटिंग ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। स्लोइंग डाउन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, जो ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ जो लगातार बढ़ती जा रही है उसको कम कर देना चाहिए। इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स आर आल्सो बीइंग टेकन, जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं, एक्शन होते हैं, कुछ शुरुआत है वो कर दे जानी चाहिए ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जा सके। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग के जो इफेक्ट हैं वो हम इस स्लाइड से देखने की कोशिश करते हैं। जो अलग अलग चेंजेस आते हैं, जैसे कि चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न, जो बारिश वगैरह का जो पैटर्न है, जो एक मानसून टाइम पे आ जाता था पहले लेकिन अभी इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। स्ट्रोंगर स्टॉर्म्स, जो तूफान वगैरह वो ज़्यादा आते हैं। डैमेज्ड कोरल्स, जो कोरल्स होते हैं मैराइन वाटर के अंदर, जो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डैमेज होते रहते हैं। राइजिंग सी लेवल, जो समुद्री पानी का जो सतह है वो बढ़ता जा रहा है। वार्मर ओशियन, जो समुद्र हैं और ज़्यादा गर्म हो चुके हैं पहले से। चेंजेज इन द प्लांट लाइफ साइकिल, जो प्लांट्स हैं उनके भी लाइफ साइकिल चेंज हो रहे हैं। थ्राइंग परमाफ्रोस्ट, थ्राइंग परमाफ्रोस्ट का मतलब होता है जो सर्दी वगैरह होती है ज़्यादा पड़ने की वजह से जो एक लेयर जमी रहती है पानी की धरती के ऊपर, मतलब एक बर्फ रूपी जो लेयर होती है जो कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। उसके बाद मोर ड्राउट्स एंड वाइल्ड फायर्स, ज़्यादा सूखा पड़ने ज़्यादा, और वाइल्ड फायर मतलब ज़्यादा गर्मी होती है तो सारी चीज़ें सूख जाती हैं तो आग पकड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जंगलों में। उसके बाद हायर टेम्परेचर एंड मोर हीट वेव्स, जो शहरों में हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हीट वेव्स मतलब जो लू चलती है
गर्म हवाएं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चेंजेस इन एनिमल माइग्रेशन एंड लाइफ साइकिल, जो पक्षी हैं वो और जो अदर एनिमल्स हैं जब वो माइग्रेट करते हैं तो वो टेम्परेचर या फिर जो अलग अलग सीजन के हिसाब से ही माइग्रेट करते हैं, उनके पैटर्न में भी चेंज आ जाता है। लेस स्नो एंड आइस, जो बर्फ है और जो स्नो प्राकृतिक बर्फ होती है, आइस आर्टिफिशियल बर्फ होती है, तो इनका भी जो मात्रा है वो कम होती चली जाती है। तो उसके बाद है ओजोन डिप्लेशन, ओजोन की परत का नष्ट होना। बैड ओजोन फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर ट्रोपोस्फियर दैट हार्म्स प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो जो बैड ओजोन का मतलब है बुरी ओजोन, ये कहाँ पे बनती है, जो लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फियर में बनती है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को डैमेज कर सकती है। मतलब यदि ये ओजोन लेयर या ओजोन गैस O3 जिसको बोलते हैं, यदि वो अर्थ की एटमॉस्फेयर के आसपास हो तो वो एनिमल और प्लांट को डैमेज कर सकती हैं। एक गुड ओजोन होती है जो कि स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, समताप मंडल, जो कि क्या करता है वहाँ पे जो यूवी रेडिएशंस हैं उनको रोकने का काम करता है, तो इसलिए गुड ओजोन बोलते हैं। एक्ट एज ए शील्ड, शील्ड मतलब एक परत, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है यूवी रेज ऑफ द सन, सन की जो यूवी रेज होती है उससे बचाने में। थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन द डॉप्सन यूनिट, तो जो ओजोन की जो मोटाई है, परत की जो मोटाई होती है उसको DU या फिर डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। फॉर्मेशन बनती कैसे है ये, बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मोलिकुलर ऑक्सीजन, जब मोलिकुलर ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेज आके गिरती हैं तो वो नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन के दो एटम हो अलग अलग हो जाते हैं, और जब एक ऑक्सीजन का नेसेंट एटम दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो वो O3 बनाता है। डिग्रेडेशन कैसे कमजोर होती जा रही है ये, बाय CFC, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो रिफ्रिजरेंट्स मतलब एक ठंडे कूलिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं। और जो यूवी रेज हैं जब इनमें गिरती हैं तो जो क्लोरीन एटम है इसमें, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन एटम है वो CFC से बाहर निकल जाता है और वो ओजोन को डिग्रेड करना शुरू कर देता है एज ए कैटलिस्ट, मतलब रिएक्शन को और ज़्यादा फास्ट कर देता है, ओजोन जल्दी जल्दी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। रिलीजिंग मोलिकुलर ऑक्सीजन शो कंटिन्यूइंग इफेक्ट ऑन द ओजोन लेवल, जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है वो बार बार बाहर निकलती है जिसकी वजह से ओजोन का जो मोलिक्यूल है, ओजोन का जो लेवल है वो कम होता चला जाता है, जो O3 में से ऑक्सीजन का एटम वो बाहर निकलता है और O2 मोलिक्यूल अलग हो जाता है। डिसरप्टेड बैलेंस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से जो बैलेंस बना रहता है एक ओजोन का, ओजोन मतलब टूटती भी रहती है बढ़ती भी रहती है, उस बैलेंस में मतलब बदलाव आ जाता है। ओजोन होल क्या होता है, ए लार्ज एरिया ऑफ थिन्ड ओजोन लेयर, मतलब ओजोन लेयर में जब बहुत ज़्यादा थिनिंग आ जाती है, पतली हो जाती है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ओजोन होल। और ये कहाँ पे बना हुआ दिखाई दिया है, अंटार्कटिका जो रीजन है तो वहाँ पे ज़्यादा दिखाई देता है ये। उसके बाद है जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है उसकी जो हम रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे UVB और UVA रेज को ये मतलब रोकने का काम करती है, शील्डिंग का काम करती हैं। खासकर जो UVB रेज होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये रोकती है। हम देख सकते हैं जैसे UV रेज बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे ओजोन में आती है तो ये कम होती चली जाती है, बहुत कम जो UVB है वो अर्थ के ऊपर आती है। तो यूवी रेज क्या करती है, जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मतलब इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी और कार्बन भी है, इसमें से जो क्लोरीन एटम है जो रेड कलर का है वो बाहर निकलता है, जो कि ओजोन O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम है ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो एक ऑक्सीजन के साथ तो क्लोरीन अटैच हो जाता है, जबकि दूसरे जो दो ऑक्सीजन के एटम है वो फ्री ऑक्सीजन के रूप में बाहर रहते हैं। तो इस तरीके से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है ओजोन में से, तो ओजोन डिप्लेशन का कारण बनता है। तो ये देख सकते हैं हम, जो ट्रोपोस्फियर जो अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट होता है बिल्कुल, और उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर जो कि 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर यदि अर्थ से हम हाइट मापे तो उस दूरी पे प्रेजेंट होती हैं। ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल्स होते हैं कुछ, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन क्लोरो हाइड्रोजन कार्बन फ्लोरो HCFC, तो इसमें एरोसोल्स रेफ्रिजरेंट्स सॉल्वेंट्स आ जाते हैं, हैलोन्स मिथाइल ब्रोमाइड्स पेस्टिसाइड्स में होते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर में होते हैं, आग बुझाने वाले जो भी हम अलग अलग उपकरण यूज करते हैं तो उसमें यूज किए जाते हैं, तो ये ओजोन डिप्लेशन का कारण बनते हैं। उसके बाद है कंसिक्वेंसेज एंड मेजर्स टू कंट्रोल, जो ओजोन डिप्लेशन है उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जैसे हमने UVB रेज देखी थी, वो जब भी अर्थ सरफेस पे आएगी एनिमल्स के शरीर पे टकराएगी तो DNA डैमेज कर सकती है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसकी वजह से म्यूटेशंस आ सकती हैं। इसके अलावा ये एजिंग ऑफ स्किन, स्किन की जो एजिंग का मतलब है उसकी जो ओल्ड होने की जो स्पीड होती है
उसको बढ़ा देती है। डैमेज टू स्किन सेल्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द स्किन कैंसर, तो इसके अलावा ये क्या कर सकती है, जो स्किन सेल्स हैं उसको नुकसान पहुंचाती हैं और अलग अलग प्रकार के जो स्किन कैंसर हैं उनको कोज कर सकती हैं। ए हाई डोज ऑफ यूवीबी काजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ कोर्निया काज्ड स्नो ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट एंड मे परमानेंटली डैमेज कॉर्निया। तो जब ये कॉर्निया के ऊपर सीधी गिरती है ज़्यादा मात्रा में जो यूवीबी रेज है, तो इससे जो कॉर्निया है उसमें जलन होती है। स्नो ब्लाइंडनेस एक बीमारी भी इसी को बोलते हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है कॉर्निया में। कैटरेक्ट मोतियाबिंद बीमारी हो सकती है और पूरी कॉर्निया डैमेज भी हो सकती है, जिसकी वजह से जो विजन है, विजन का लॉस भी हो सकता है, टोटली मतलब दिखाई देना बंद हो सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये क्या था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संधि की गई थी किनके बीच में, अलग अलग देशों के बीच में। वाज साइंड एट मॉन्ट्रियल, ये जगह का नाम है कनाडा में, इन 1987 1987 के अंदर। और इसको इफेक्टिवली कब लॉन्च किया गया था, 1987 के अंदर। तो कागजों में अलग से बन जाती हैं चीज़ें कानूनी तौर पे देखें तो, और यदि वो ग्राउंड लेवल पे देखें, ग्राउंड लेवल को पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है, 2 साल 3 साल, तो 1989 के अंदर इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली लॉन्च कर दिया गया था। किसके लिए, टू कंट्रोल एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे सब्सटेंस हैं उनके डिप्लेशन पे रोक लगाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। उसके बाद है डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। तो डिग्रेडेशन का मतलब होता है नष्ट होना, किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का, यदि हम ठीक ढंग से उनका यूटिलाइजेशन नहीं ले करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं और उनको सही ढंग से मेंटेनेंस मतलब प्रबंधन नहीं करते हैं उनका। तो दो मेजर काज हैं किसकी वजह से हुए हैं, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो बहुत ज़्यादा नुकसान जिन चीज़ों ने पहुंचाया है, खासकर जो हमारे सॉइल रिसोर्सेज हैं उनको। तो वो क्या है, पहला तो है सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। मतलब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति को लॉन्च किया गया 1960 के आसपास के दशक में इंडिया में खासकर, तो उस टाइम पे अंधाधुंध ज़्यादा से ज़्यादा जो अनाज है उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए गए, जिसके अंदर पेड़ों की कटाई की जाने लगी, और जिसकी वजह से जो सोइल इरोजन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और सोइल इरोजन क्या होता है, रिमूविंग ऑफ फर्टाइल टॉप सोइल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन की अलग अलग जो एक्टिविटी हैं उनकी वजह से जो ऊपरली परत होती है, फर्टाइल जो उपजाऊ परत होती है मिट्टी की, वो हट जाती है। और ये एक्टिविटी क्या क्या होती हैं, जैसे ओवर कल्टीवेशन, ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो कल्टीवेशन का मतलब कटाई करना, या फिर जो वनों की कटाई भी आ सकती है इसमें, या फिर जो हम खासकर एग्रीकल्चर बोलते हैं, खेती ज़्यादा बड़े पैमाने पे की जाए उससे हो सकती है। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पशुओं के लिए जो चारागाह बनाए जाते हैं उनकी वजह से। डिफोरेस्टेशन, वनों के कटाव की वजह से। पुअर इरिगेशन, कम सिंचाई की वजह से। पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस मतलब सिंचाई की जो पुअर मतलब जो पुरानी विधियां इस्तेमाल करने से। रिजल्टिंग इन एरिड पैचेज ऑफ लैंड, एरिड का मतलब होता है शुष्क, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो धरती है वो शुष्क हो जाती है। और डेजर्ट इड क्रिएटेड, जिसकी वजह से जो मरुस्थल हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। वैन लार्ज बैरन पैचेज एक्सटेंड एंड मीट ओवर टाइम, जब ये छोटे छोटे जो पैचेज हैं, थोड़ी थोड़ी जो जगहें हैं जहाँ पे वाटर की कमी हो जाती है, और जो बहुत ज़्यादा यदि उसको यूज करते हैं तो रेतीली मिट्टी बननी शुरू हो जाती है वहाँ पे। और यदि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो डेजर्ट बन जाते हैं। तो डेजर्टिफिकेशन इज मेजर प्रॉब्लम ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। तो ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन मतलब जो नगरीकरण हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नगर बसते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो डेजर्टिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलता जा रहा है। वाटर लॉगिंग एंड सोइल सैलिनिटी, दूसरी प्रॉब्लम है जो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने खोज की है। वाटर लॉगिंग क्या होती है, पानी का जो मिट्टी है, वैसे तो मिट्टी में से रिश्ता चला जाता है लेकिन कई बारी रिश्ता नहीं है, तो वैसे ही खड़ा रहता है जो सोइल के ऊपर, तो उसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं। तो इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीडिंग टू वाटर लॉगिंग इन द सोइल, यदि प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है मतलब निकासी नहीं है पानी की, और हम लगातार इरिगेशन करते जा रहे हैं, तो वाटर है वो मिट्टी पे क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। बिसाइड्स इफेक्टिंग क्रॉप्स को इफेक्ट करने की साथ साथ में वाटर लॉगिंग ड्राज साल्ट टू द सरफेस ऑफ द सोइल। तो जो साल्ट होते हैं जो मिट्टी के अंदर पड़े होते हैं, तो पानी में घुल के ऊपर आ जाते हैं और सरफेस पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। साल्ट डिपॉजिट एज ए थिन क्रस्ट और स्टार्ट्स कलेक्टिंग एज एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, जो साल्ट है या तो वो पतली परत बना लेते हैं, जैसे जो वाइटिस कलर दिखाई देता है हमको, जो दीवारों पे भी लग जाता है,
जिसको नूनी बोलते हैं, और जो अर्थ पे भी आ जाता है, तो वो साल्ट होता है, वाटर लॉगिंग की वजह से ये होता है वो। अफेक्ट ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स एंड एक्सट्रीम डैमेज टू द एग्रीकल्चर, तो जिससे क्या होता है, फसलों को बहुत ज़्यादा उनकी जो वृद्धि है उनको प्रभावित करता है, और एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी है उसको तो बहुत ही हद तक ये डैमेज कर देता है, जो वाटर लॉगिंग होता है। और सॉइल सैलिनिटी भी मतलब इसी को बोलते हैं, पानी में लवणता बढ़ना, मतलब नमक की मात्रा बढ़ जाना। तो इनको हम देखते हैं डेजर्टिफिकेशन किस तरीके से होता है। मतलब ऊपर वाली जब लेयर, सॉइल इरोजन है ये, जब ऊपर वाली लेयर हटती चली जाती है तो जो डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाली फर्टाइल लेयर हट जाएगी तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो उसी के अंदर थे, और वो तो जो लेयर के साथ ही चले गए, जिसकी वजह से डेजर्ट्स हैं वो बनते रहते हैं। और जो वाटर लॉगिंग है, इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग, जब वाटर लंबे टाइम तक ऐसे ही ज़मीन पे खड़ा रहता है, वो कहीं ड्रेनेज उसकी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से जो वाइटिस, जब हम देख सकते हैं जो वाइटिस हो जाती है मिट्टी, तो ये क्या है, साल्ट की वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से जो फसल है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद है डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज टू नॉन फॉरेस्टेड वन। तो जो फॉरेस्टेड एरिया होते हैं, मतलब वनों का क्षेत्र को जब हम मतलब डेजर्ट बना देते हैं, काट काट के नॉन फॉरेस्टेड बना देते हैं, तो उसको डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है डिफोरेस्टेशन का, ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिक, जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो भूमध्य रेखा के इक्वेटर लाइन के आसपास होता है, तो उसमें से 40% जो वन है वो खत्म हो चुके हैं, कंपेयर्ड टू ओनली 1% इन द टेम्परेट रीजन। जबकि केवल टेम्परेट जो रीजन है, जो इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं जब हम पोलर रीजन में, तो ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट रीजन आता है, तो वहाँ पे केवल 1% ही वनों का कटा हुआ है। ज़्यादातर जो रीजन है वो ट्रॉपिक्स का ही इफेक्टेड है वनों की कटाई से। 30% जो फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट लैंड एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी श्रंक टू द 21.54% टिल द एंड ऑफ द सेंचुरी इन द इंडिया। इंडिया के अंदर जो 20th सेंचुरी मतलब 1900 से लेके जब 1999 तक का टाइम पीरियड बता रखा है, तो 1900 के टाइम पे, जो 1900 का साल था, उस टाइम पे 30% जंगल थे, 30% वन थे, लेकिन आज जो वन है वो 21.54% ही रह चुके हैं। तो लगभग 9% की कटौती है वो देखने को मिली है 100 सालों के अंदर अंदर। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंदर आई थी ये, ऑफ इंडिया हैज रिकमेंडेड 33% कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67% फॉर द हिल्स। तो इस पॉलिसी ने क्या बोला है, मतलब क्या रूल बनाए हैं कि इंडिया के अंदर जो भी 33% है वो वन होने चाहिए, कहाँ पे, प्लेन्स, जो समतल भूमि है वहाँ पे तो 33% होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो एग्रीकल्चर वगैरह भी करनी होती है। जबकि जो हिल्स है, हिल्स जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे 67% तक जो वन है वो रखने हैं। तो काजीज क्या है, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू द एग्रीकल्चर लैंड सो एज टू फीड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। जो मानव जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसकी जो खाद्य आपूर्ति है, उसको खाने की जरूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यदि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा खाना दिया जाएगा, और वो खाना कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर लैंड से। तो जिसकी वजह से जो जंगलों को काट के एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि योग्य भूमि है, वो बनाई जाती है। ट्रीज आर एक्सड फॉर टिम्बर, तो पेड़ों को किसके लिए काटा जाता है, एक्स का मतलब कुलाड़ा होता है, और कुलाड़े काम काटने का ही होता है। तो पेड़ों की कटाई है वो इमारती लकड़ी के लिए। फायरवुड का मतलब है जो जलाने वाले, जो ईंधन के रूप में जो लकड़ी हम लेते हैं। कैटल रेंचिंग का मतलब है पशुपालन के लिए। और फॉर सेवरल अदर पर्पजेज, और भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जिसके लिए वनों की कटाई की जाती है। रिफोरेस्टेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ए फॉरेस्ट देन दैट वन एग्जिस्टिंग बट वाज रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब जो पहले वन था वो उसकी कटाई की गई, तो उसको दोबारा से रिस्टोर करना, तो उसको हम बोलते हैं रिफोरेस्टेशन। मे अकर नेचुरली इन डिफोरेस्टेड एरिया और स्पीड अप बाय द प्लांटिंग ट्रीज। तो ये हो सकता है नेचुरली भी अपने आप बढ़ता रहे, और या फिर हमको जो पेड़ हैं वो लगाने पड़े इसके लिए, ताकि जो ज़्यादा स्पीड अप किया जा सके, इसको ज़्यादा जल्दी जल्दी रिस्टोर हो। रिस्टोर का मतलब जैसे ये पहले था ऐसी ही जो शेप है वो गेन कर ले, उसके लिए रिफोरेस्टेशन किया जाता है। उसके बाद है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जूम कल्टीवेशन, इसकी वजह से भी वनों की कटाई बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो ये क्या होता है, जूम कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब जो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र हैं भारत के, उनके अंदर बहुत देखी जाती है।
हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिफोरेस्टेशन, इसने भी काफ़ी जो वनों की कटाई है उसको बढ़ावा दिया है। तो ये प्रोसेस क्या होती है जूम कल्टीवेशन? फार्मर्स कट डाउन ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट एंड बर्न प्लांट रिमेन्स। तो जो किसान है वो क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है उसके पेड़ों को काटते हैं और उनको जला देते हैं। एस इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर यूजिंग लैंड फॉर द फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग, जो राख है उसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं और जो फार्मिंग के लिए फिर जो लैंड है उसको यूज करते हैं और कैटल ग्रेजिंग के लिए भी यूज करते हैं। आफ्टर कल्टीवेशन, कटाई के बाद, द एरिया इज लेफ्ट ओवर सेवरल ईयर, कुछ सालों के लिए एरिया उस जो हमने वनों की कटाई से जो एरिया तैयार किया था उसको छोड़ दिया जाता है। और उसको काफ़ी देर के लिए क्यों छोड़ देते हैं, कई सालों के लिए, ताकि वो रिकवरी कर सके, जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसके अंदर फसल उगाने की वजह से कम हुए हैं उसको रिकवर किया जाता है। फार्मर देन मूव ऑन द अदर एरियाज एंड रिपीट द प्रोसेस, फिर किसान क्या करते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पे यही प्रोसेस दोहराते हैं कि वनों की कटाई करेंगे। फिर मतलब हर सीजन में वनों की कटाई की जाती है और एक नया जो एरिया है वो तलाशा जाता है, जिसकी वजह से वनों की कटाई बहुत ज़्यादा आगे के आगे बढ़ती चली जाती है। इसके क्या परिणाम रहते हैं? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड रिपीटेड कल्टीवेशन रिजल्ट इन डिफोरेस्टेशन ड्यू टू लैक ऑफ रिकवरी फेज। तो यहाँ पे रिकवरी फेज इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, वनों को फलने फूलने में बहुत साल चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हर साल उसकी कटाई की जा रही है जूम कल्टीवेशन में, हर सीजन में बल्कि। और जो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह चाहिए उसके लिए, रिपीटेड कल्टीवेशन, और जिसकी वजह से जो डिफोरेस्टेशन है वो जो बहुत ज़्यादा हद तक देखा जाता है। उसके बाद है ये जो स्लैश एंड बर्न है, उसको हम देख सकते हैं। जैसे कोई भी जो वन है, वन में क्या किया जाता है, सबसे पहले वनों को काटा जाता है। पहले तो वन क्या कर रहे थे, CO2 को ले रहे थे, O2 को छोड़ रहे थे, लेकिन अभी तो CO2 को ही छोड़ देंगे वो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी उनके अंदर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या करेगा, डैमेज होना स्टार्ट होएगा। उसके बाद क्या किया जाता है, इनको जलाया जाता है, फायर्स, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी बनाई जाती है। उसके बाद वहाँ पे जो भी फसल हैं कल्टीवेशन कुछ सालों तक किया जाता है। और जब ये जो सोइल है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट उसके अंदर ख़त्म हो जाते हैं फसल उगाने की वजह से, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम री एस्टेब्लिश्ड द नेचुरल साइकिल, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जो वन वगैरह बनने शुरू होंगे बहुत टाइम के बाद बनते हैं, जिसकी वजह से रिकवरी अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। और ये सी में से हम देख सकते हैं डी साइड आए हुए है, तो वो क्या है, न्यू साइकिल इन द नियर बाई एरियाज। और यही साइकिल है जो जैसे वनों की कटाई करना, फिर उसको जलाना, फिर उसके बाद फसल तैयार करना, तो ये साइकिल दोबारा फिर किसी नए एरिया पे, जैसे नया एरिया है वहाँ पे शुरू कर दिया जाता है। अब जैसे पुराने वाला एरिया इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी कवर अप नहीं कर पाता है और नए एरिया को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से वनों की कटाई आगे की आगे होती रहती है, तो ये जूम कल्टीवेशन होता है। उसके बाद कंसिक्वेंसीज ऑफ डिफोरेस्टेशन, यदि वनों की कटाई ऐसे ही होती रही तो इसके क्या परिणाम होते रहेंगे निकलेंगे? एनहेंस्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से CO2 की मात्रा वो बढ़ सकती है एनवायरनमेंट में, और जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करेगी, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती रहेगी। और जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वनों की कटाई की गई है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग है वो देखने को मिलेगी। डिक्रीज्ड बायोमास प्रोडक्शन, जो बायोमास प्रोडक्शन है, जो फोटोसिंथेसिस जो फूड तैयार होता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यदि हम वनों की कटाई करते हैं तो बहुत सारे जीवों का जो निवास स्थान है जहाँ पे वो रहते थे, उनका जो निवास स्थान है वो छीन जाता है, जिसकी वजह से वो जीव खतरे में पड़ जाते हैं। डिस्टर्ब्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वन ही बारिश लाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है उसकी वजह से क्लाउड बनते हैं, और क्लाउड ही क्या करते हैं, रेनिंग करवाते हैं। काज सोइल इरोजन, अब यदि वन नहीं है तो जो मिट्टी है, मिट्टी को बाइंडिंग करने वाली जो जड़ें हैं वो तो वनों की थी, वन हमने हटा दिए, जिसकी वजह से जो सोइल पार्टिकल है वो फ्री हो जाते हैं, और वो ऊपर वाली जो परत है, फर्टाइल लेयर है, वो हट जाती है, उसको सोइल इरोजन बोला जाता है, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था। लीड टू डेजर्टिफिकेशन, और बाद में जो सोइल इरोजन है, यदि वो ऊपरली जो लेयर होती है अर्थ की वो हट जाती है तो न्यूट्रिएंट तो उसके साथ ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है वहाँ पे मरुस्थल बनने शुरू हो जाते हैं, एक्सट्रीम एरिया, एक्सट्रीम केसेज मतलब ज़्यादातर केसेज के अंदर। उसके बाद है जो कंसिक्वेंसीज हैं वो हम पिक से भी देख सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत ज़्यादा गर्मी होएगी, ड्रॉट सूखा पड़ेगा, एनिमल एंड प्लांट लाइफ इफेक्ट, जिसकी वजह से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं वो डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं।
पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल जाता है क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ती रहती है, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट बनते रहेंगे, शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की कमी हो जाती है, भूखमरी फैल जाती है, फ्लडिंग ऑफ रिवर, जो बाढ़ वगैरह के केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो नेचर है उसका बैलेंस में जो प्लांट्स हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और यदि प्लांट ही हम हटा दिए जिसकी वजह से ये सारे जो कंसिक्वेंसेज हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद है पार्टिसिपेशन ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो वनों के संरक्षण में बिश्नोई कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा नाम माना जाता है इतिहास के अंदर। तो क्या इंसिडेंट है वो देखते हैं। इन 1731, 1731 के अंदर किंग ऑफ जोधपुर इन राजस्थान, राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है एक, तो उसके राजा ने अपने सैनिकों को, मंत्रियों को क्या बोल दिया था, टू अरेंज वुड, मतलब लकड़ियों को अरेंज करने के लिए, किसके लिए, वो एक नया पैलेस, एक नया महल बनाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने मंत्रियों को लकड़ी ढूंढने के लिए कहा। मिनिस्टर एंड वर्कर इनहेबिटेड बाय बिश्नोई टू कट डाउन ट्रीज, और जो मिनिस्टर, मंत्री और जो वर्कर थे, जो राजा के दरबारी थे, इनहेबिटेड का मतलब है उनकी मुठभेड़ होगी किसके साथ, बिश्नोई कम्युनिटीज के साथ, क्या करने के लिए, टू कट डाउन ट्रीज, तो वो उनके एरिया में चले गए, ये बोल सकते हैं इनहेबिटेटेड बाय बिश्नोई, मतलब उनके बिश्नोई के एरियाज में जाके उनकी कटाई के लिए बोल रहा, पेड़ों की कटाई के लिए, क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटीज जो शुरुआत से ही मानी जाती है किसके लिए, वनों के संरक्षण के लिए। बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर इट्स पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद नेचर, तो बिश्नोई कम्युनिटी को शुरुआत से ही हिस्ट्री में माना जाता है कि वो नेचर के साथ रहना, शांतिपूर्वक रहना पसंद करती हैं। ए बिश्नोई वुमेन अमृता देवी शोड एग्जाम्पलरी करेज बाय हगिंग ए ट्री एंड डेयरिंग किंग्स मैन टू कट हर फर्स्ट बिफोर कटिंग ट्री, तो जो एक बिश्नोई कम्युनिटी के अंदर एक वुमेन थी अमृता देवी, तो उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा एक करेज का मतलब एक साहसी पूर्वक जो कदम उठाया, जो उन्होंने क्या किया, पेड़ के साथ हगिंग मतलब चिपकना स्टार्ट कर दिया, और जो डेयरिंग किंग्स मैन टू कट हर, तो क्या बोली वो कि पेड़ को काटने से पहले जो किंग्स के मैन हैं उनको उनको सबसे पहले अमृता देवी को काटना पड़ेगा। तो सैडली किंग्स मैन कट डाउन द ट्री अलोंग विद द अमृता देवी, तो किंग्स मैन है जो उनके ऊपर तो राजा का आदेश था, तो क्या हुआ, तो उन्होंने पेड़ों को काट दिया और साथ में अमृता देवी को भी साथ में काट दिया, और साथ में उसकी 3 डॉटर थी एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर बिश्नोई, साथ में उनको मौत के घाट उतार दिया, मतलब सबको ही किल कर दिया था। तो इसी जो सैक्रिफाइस है, बलिदान को आज भी इतिहास में बिल्कुल याद रखा जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इंस्टीट्यूटेड अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो भारत सरकार है, वो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड एक इनाम देती है, जो भी पर्सन जो नेचर के प्रति एक मतलब जो सिग्निफिकेंट काम करता है, जैसे वनों की कटाई को रोकने के लिए कोई भी काम करता है, या फिर वनों को रिफॉरेस्टेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इंडिविजुअल और कम्युनिटीज, उन व्यक्ति को या फिर समुदायों को ये अवार्ड से प्रोत्साहित किया जाता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, जो कि जो वनों का जो वन्य जीवन है उसको बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण करेज जिनके पास होता है, मतलब एक साहस, एक बलिदानी वो दिखाते हैं वाइल्ड लाइफ के प्रति, तो उनके लिए ये अवार्ड है वो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे हम एक सिनेरियो देख सकते हैं, जो जोधपुर का किंग है, तो उन्होंने क्या बोल दिया था कि जो भी पेड़ के साथ जैसे चिपके हुए हैं बिश्नोई कम्युनिटी के पीपल, तो और यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 डॉटर्स हैं जो अमृता देवी की, वो गिरी हुई हैं, तो अलग अलग जो पीपल हैं वो उनकी डेथ कर दी गई थी, जो जोधपुर के किंग है उसके मंत्रियों के द्वारा और उसके जो भी वर्कर थे उनके द्वारा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो सिनेरियो है, तो जो अमृता देवी है वो पेड़ के तने के साथ चिपकी हुई हैं, और जो मंत्री है वो क्या कर रहा है, एक्स लिए हुए है, कुल्हाड़ा लिए हुए हैं। इस तरीके से मतलब ये बहुत ही एक दुखद घटना है, और जिसको इतिहास में याद रखा जाता है, जिससे हमको बिश्नोई कम्युनिटी का जो डेडिकेशन है वो पता लगता है वाइल्ड लाइफ के प्रति। उसके बाद इसी प्रकार का एक इंसिडेंट है चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन टुक प्लेस इन गढ़वाल हिमालयाज इन 19
74। तो 1974 के अंदर जो गढ़वाल हिमालय के अंदर एक रीजन है वहाँ पे चिपको आंदोलन हुआ था। लोकल वुमेन शोड एनॉर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम द एक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स बाय हगिंग देम। तो यहाँ पे क्या केस था कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ठेकेदार थे, उनको वनों की कटाई के लिए आदेश मिले हुए थे गवर्नमेंट से। तो जब वो वनों को काटने के लिए पहुंचे तो वहाँ पे जो लोकल वुमेन थी, जो आसपास के जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, वहाँ की जो महिलाएं थी, उन्होंने एक बहुत ज़्यादा ब्रेवरी का काम किया वहाँ पे। और उन्होंने भी जैसे अमृता देवी ने हगिंग करके पेड़ों को बचाया था, मतलब उसी तरीके से वो भी पेड़ों को चिपक के उनसे बचा रहे थे। इसलिए इनको, इसका जो मूवमेंट का नाम है चिपको मूवमेंट पड़ा। और इसको पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब इसको जाना जाना जाने लगा। और पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्लेम्ड चिपको मूवमेंट। मतलब इस मूवमेंट को जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह से लोगों ने प्रोत्साहन की इसकी। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, ये क्या होता है, 2 मार्क में कई बार पूछ लिया जाते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980। 1980 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मैनेजमेंट, ये पॉलिसी है लॉन्च की थी। टू वर्क क्लोजली विद लोकल कम्युनिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट। तो ये चिपको मूवमेंट और जो अमृता देवी बिश्नोई हैं, उनके बलिदानी के किस्से हैं जो कि उनको ध्यान में रखते हुए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलके जो फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के लिए, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग नियम कानून बनाए, ताकि जो लोकल कम्युनिटी है उन्हीं के द्वारा ही हम वनों को बचा सकें। इन रिटर्न कम्युनिटीज गेट बेनिफिटेड फॉर वेरियस फॉरेस्ट। और जैसे जो कम्युनिटीज हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ की वैल्यू होती है कि फसलों जो वनों को ना काटा जाए, क्योंकि वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के लिए वनों पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जो फ्रूट्स हैं, गम है, रबड़ है, मेडिसिन्स हैं। तो ये बहुत सारे जो अलग अलग जो पदार्थ हैं वो वनों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो रियल पीक हैं हम देख सकते हैं चिपको मूवमेंट की, जो कि 1974 के अंदर देखने को मिला था गढ़वाल हिमालयज के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पेड़ों के जो लोकल वुमेन थी, वो उन्होंने पेड़ों को गिरना स्टार्ट कर दिया ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उनको ना काट सके। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं चिपको मूवमेंट है वो, ये गढ़वाल राजस्थान, जो गढ़वाल जो हिमालय रीजन है वहाँ का एक दृश्य है।